हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी हमें रिया ने भेजी है एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्केरी कहानी ये लगी, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आज। पर अगर आप भी अपनी कहानी वगैरह हमें भेजना चाहते हैं तो ये रही हमारी मेल आईडी। आप मेल पे भी हमें कहानी लिख के भेज सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि मेल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना टाइप करना। तो ये दोनों हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडीज। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट्स भेज सकते हो, कहानी बताने के ईजी तरीके भी हैं। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अचीवमेंट भी हमें शेयर करना है। आई एम वेरी हैप्पी गाइज, हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल ने फाइनली क्रॉस कर दिए हैं 50 लाख व्यूज। अभी एक्चुअली 51 लाख हो चुके हैं, बट 50 लाख। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, कहानियां सुनने के लिए। एंड मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट कहानी आपके लिए लेके आऊँ। मतलब कोई भी कहानी ऐसी ना हो कि आपको लगे आपको हर कहानी भी सुन के मजा आए, आपको सस्पेंस फील हो, आपको थ्रिल फील हो और आपको हॉरर फील हो। मेरा हमेशा से ये ट्राई रहता है, तो मैं चुन चुन के छाट के कहानी आपके सामने लेके आता हूँ। थोड़ी सी शिकायत भी है मेरी आपसे कि 50 लाख व्यूज हो गए बट सब्सक्राइबर सिर्फ 40,000, नॉट फेयर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए अब रिया की कहानी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये कहानी रिया की है और मैं सबसे पहले रिया के बारे में आपको बताता हूँ। सो रिया 20 साल की एक लड़की है। रिया मंडी हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है और रिया मंडी से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती है। उसके बाद 2021 में उसका सिलेक्शन HPU यूनिवर्सिटी शिमला में हो जाता है मास्टर्स के लिए। और उसकी वजह से रिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शिमला हमेशा से ही उसकी फेवरेट जगह रही थी। अच्छा, रिया को ना म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट रहा है स्कूल टाइम से। तो जब वो स्कूल में भी थी ना, तो उसका ना वेरियस वजहों से वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन्स, क्लासेस, ये सब चीजें करने के लिए शिमला आना जाना लगा रहा है लाइफ में। तो शिमला एकदम उसके लिए एकदम अननोन जगह भी नहीं थी। अब रिया शिमला जाने की तैयारी करती है, फुल एक्साइटेड, पैकिंग वगैरह करती है एंड देन शिमला के लिए निकल पड़ती है। अब शिमला पहुंचने के बाद वो एक बिल्डिंग में जाती है जहां पे उसने ऑलरेडी रूम देखा हुआ होता है। जो उसकी यूनिवर्सिटी होती है, ये बिल्डिंग उसके यूनिवर्सिटी के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होती है। अब जिस रूम में रिया रहने वाली होती है, उस रूम में उसकी एक रूममेट भी होती है। उसका नाम होता है सीमा। सीमा रिया की कजन की फ्रेंड होती है, तो ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल अननोन है। और ये दोनों साथ में रूम अब शेयर करते हैं। अब मैं थोड़ा सा उस बिल्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ। बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वो जो बिल्डिंग होती है वो 3 मंजिला बिल्डिंग होती है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ग्राउंड पे रिया को कमरा मिला होता है जो कि वो सीमा के साथ शेयर कर रही होती है। फर्स्ट फ्लोर पे भी वो कुछ कॉलेज के बच्चे वगैरह, क्योंकि वो कॉलेज के पास है ना, तो सारे उस बिल्डिंग में कॉलेज के बच्चे ही ज्यादातर किराए पे रह रहे होते हैं, तो वो रह रहे होते हैं। और थर्ड फ्लोर फिलहाल उस बिल्डिंग का खाली है। अब जो ये सीमा होती है, इसकी ना धीरे धीरे रिया से बातचीत होने लगती है, पर ये ना बिल्कुल हफ्ते भर के अंदर ना एकदम चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि इनके ना इंटरेस्ट बड़े कॉमन होते हैं। इन दोनों को सबसे पहले तो हॉरर स्टोरीज, हॉरर पॉडकास्ट, ये सब देखने में बड़ा इनको शौक होता है दोनों को। तो एक तो ये कॉमन हो जाता है। दोनों का ही म्यूजिक में भी इंटरेस्ट होता है और जनरली इनकी बातें, इन दोनों का नेचर काफी एक दूसरे के जैसा ही होता है, तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों, एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली इस कहानी के लिए। इस कहानी में ना थोड़े कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, तो हम ना ये जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं आपके लिए, ये पिक्चर्स वगैरह इसीलिए कि ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी हो। कई बार 3-4 लोग जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन आता है माइंड में, क्योंकि ज्यादातर लोग कहानियां सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। इस वाली कहानी को अगर आप देखोगे ना, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा और कहानी समझने में भी आपको ज्यादा आसानी होगी। ये मेरी रिकमेंडेशन है। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब रिया ने खैर ये बताया हमें कि वो जो बिल्डिंग थी, सीमा के साथ दोस्ती वगैरह सब हो गई, सब बढ़िया चल रहा है। अब वो जो बिल्डिंग है ना, उस पूरी बिल्डिंग में ज्यादातर कॉलेज के बच्चे थे, तो धीरे धीरे सबकी आपस में दोस्ती वगैरह हो गई, ग्रुप सा बन गया। तो ना बड़ी अच्छी सी वाइब हो गई। जैसे अगर आप लोग हॉस्टल्स, PG वगैरह में रहे हो तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। साथ में ब्रेकफास्ट करना, साथ में कॉलेज जाना, फिर साथ ही आ रहे हैं डिनर, देन साथ में बैठ के गप्पे शप्पे चल रही है। कोई किसी डिपार्टमेंट का है, कोई किसी डिपार्टमेंट का, सबकी आपस में दोस्ती हो जा रही है, सब चिल कर रहे हैं, गुड वाइब्स। तो रिया बताती है कि एकदम अमेजिंग वाइब्स थी उस बिल्डिंग में और बहुत अच्छा लग रहा था उसको वहां रहने में। अब रिया बताती है कि उस बिल्डिंग में ना सबसे मजेदार टाइम होता था रात, क्योंकि डिनर करने के बाद करीबन 7:30 बजे के आसपास डिनर हो जाता था, तो 8-1 बजे तक सब खाना खा के छत पे चले जाया करते थे। और छत पे सारे लोग बैठ के ना आपस में बातचीत करते थे, गॉसिप्स करते थे, कौन किससे लड़ रहा है, किसकी किससे दोस्ती हो रही है, किसकी कहाँ सेटिंग हो रही है, कौन टीचर कैसा है, किसके कब एग्जाम्स हैं, इधर उधर की गॉसिप्स। तो वो बड़ा मजेदार सा टाइम होता था। अब ऐसे ही रोज रोज छत पे जाते थे, चिल करते थे, बातचीत होती थी, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होता था। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक रात को इनका डिस्कशन होने लगा भूत की कहानियों पे। तो लोग ना अलग अलग लोग अपने अपने एरिया की हॉरर स्टोरी सुनाने लगे, जो कभी उन्होंने शायद एक्सपीरियंस करा होगा या कभी उनके एरिया में, इलाकों में वो कहानियां हुई होंगी। तो एक एक करके सब अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। अब जब सब कहानियां सुनाने लगे ना भाई, तो ऑब्वियसली फटती तो सबकी है, सब इंजॉय भी कर रहे हैं, सबकी फट भी रही है। इसी बीच रिया की रूममेट सीमा ने ऐसी बात बोल दी कि सबके ना
सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा बोलती मजे मजे में, तुम सब अपने अपने एरिया की कहानी सुना रहे हो, तुम्हें पता है जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो ना, ये बिल्डिंग खुद हॉन्टेड है भाई। अब ये सुन के सब 2-3 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गए और उसके बाद सब जोर से हंसने लगे और सीमा की मजाक उड़ाने लगे कि सीमा तू कुछ भी है, तू पागल है क्या, तू कुछ भी बात बोल देती है, मतलब कुछ भी कहानियां सुना देती है तू है। अब पहले सारे लोग सीमा पे हंसते हैं और उसके बाद जब टॉपिक धीरे धीरे डाइल्यूट होने लग रहा होता है तब फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाली 2 लड़कियां अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो लड़कियां रह रही होती हैं उनका नाम होता है शिवांगी और रीमा। शिवांगी जब इनको ये बात बताने लगती है तो बताते बताते वो ऑलमोस्ट रो पड़ती है, तो सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं, उसकी बात को सीरियसली सुनने लगते हैं। अब शिवांगी बताती है कि जब से इस बिल्डिंग में वो शिफ्ट हुई है उसको हर दूसरे तीसरे दिन में स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और वो स्लीप पैरालिसिस इतना डरावना होता है कि उसकी वजह से उसे एक अजीब सा डर लगता है। हर समय वो अपने रूम में अकेले रह ही नहीं पाती है। और जब उसने ये बात बोली ना तो रिया और सीमा ने भी ये चीज रियलाइज करी कि जब भी अकेली होती है तो ये अपने रूम को छोड़ के इनके रूम में आ जाती है। इनको समझ में आ रहा होता है कि यार कुछ तो है। खैर शिवांगी बताते बताते रो जाती है तो सारे लोग उसको कंसोल करते हैं, उसको बताते हैं कि देख तो अपना घर छोड़ के आइए, नई जगह है, पढ़ाई का प्रेशर भी है, कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स हैं, खान पान बाहर का हो रहा है, ढंग से तू सो रही है कि नहीं सो रही, 100 तरह के फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है, हॉन्टेड कुछ नहीं, तू घबरा मत, और उसको समझा बुझा देते हैं। खैर इसके बाद रात हो जाती है तो सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वो रात और रातों की तरह बिल्कुल नॉर्मली कटती है। सीमा और रिया मस्त करके अपना सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज एकदम नॉर्मली जाता है, बिल्कुल मस्त। उसके बाद ये हंसते खेलते वापस आते हैं, देन ये डिनर विनर करके छत पे चले जाते हैं। छत पे जाके दोबारा से इनका डिस्कशन शुरू हो जाता है और क्योंकि रिया को और सीमा को इनको ना हॉरर स्टोरीज, हॉरर पॉडकास्ट, ये सारी भूत की कहानियां, ये सब चीजों में ना बड़ा ही चुल है इनको, बड़ी इंटरेस्ट है इनको। तो रिया उससे पूछती है सीमा से कि यार कल जो तू बोल रही थी हॉरर वाली बात, वो सच थी या तू ऐਵੇਂ फेंक रही थी? तो सीमा इनको बोलती है कि भाई वो पूरी सच बात है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पहले दिन ही किसी ने बात बताई थी, पर खैर मुझे तब लगा कि शायद झूठ है, बट अब मैंने 2-3 जगह से कंफर्म कर लिया तो यहाँ पे एक्चुअली में ये सब चीजें हुई थी। अब क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ रहा था तो सीमा उस कहानी को पूरा डिटेल में इनको बताने लगती है। सीमा बताती है कि ये जो घर है, इनकी जो मकान मालकिन है, लैंडलॉर्ड आंटी है, ये उनके साथ हुई हॉन्टेड कहानी है। बेसिकली क्या है कि जो इनकी लैंडलॉर्ड आंटी थी वो रहती थी यहाँ से थोड़ा आगे एक किराए के घर में। अब ये चीज बड़ी अटपटी थी कि यार आपका अपना इतना बड़ा घर है, 3 मंजिला, मस्त एकदम नया बना हुआ, आप एक पुराने से अजीब से घर में किराए में क्यों रह रहे हो? दूसरा ये जो घर है, इस घर के आगे रोड है, मोटरेबल एक्सेस है, उस रोड तक खाली पैदल रास्ता जाता है। पहाड़ों में दोस्तों हर घर में ना, हर घर तक गाड़ी नहीं पहुंचती, तो अगर आपके घर तक गाड़ी पहुंच रही है तो इट्स अ प्रिविलेज। अब यही चीज तो एक्चुअली बड़ी फिशी थी कि यार इस घर को छोड़ के वो दूसरे घर में क्यों रह रही है। और इसी बात से सीमा बताती है कि उसको भी क्यूरियोसिटी हुई कि यार कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने डिटेल में इस कहानी को पता करना शुरू किया तो उसको धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये जब घर बन रहा था तो जो लैंडलॉर्ड आंटी है उनके हस्बैंड इस घर को बना रहे थे। अब घर वो बड़े शौक से बना रहे थे, उनका सपनों का घर था ये। तो वो जैसे यूजुअल काम वाम होता है, डेली आ रहे हैं, लेबर मिस्त्री मटीरियल वगैरह से डील कर रहे हैं, और उनका नेचर ना बड़ा अच्छा था, वो सबसे हंसते खेलते घुलते मिलते रहते थे। अब ऐसा इनको बताया गया था कि जहाँ पे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने एक घर है, वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत रहती है, और वो जो औरत है ना अक्सर आया करती थी और अक्सर आके अंकल से खूब सारी बातें करा करती थी। बातें जैसे कि आपके हाल कैसे हैं, क्या चल रहा है घर में, भाई साहब कैसे हैं, सब लोग, बच्चे ठीक हैं, ये है वो है, इस तरह की डेली की बातें। कभी उनके लिए चाय ले आई, कभी पानी ले आई, इस तरह के गुड जेस्चर में उनसे खूब सारी बातें करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि वो यहाँ पे साइड पे आते हैं तो वो औरत आती है और आके इनसे बोलती है कि भाई साहब आप तो इतना बड़ा महल बना रहे हो, हाय आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, हमारी किस्मत पे तो लिखा ही नहीं है शायद ये घर। तो जब उस औरत ने ये बात अंकल को बोली तो अंकल ने उनको कंसोल किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका घर भी बहुत अच्छा है, अब हमारा बन रहा है, कभी देखिए क्या पता आपका भी बन जाए। बस वो ये बात बोलती है और इसका जवाब दिए बिना वो अपने घर के अंदर चले जाती है। घर से वो थोड़ी देर में आती है और अपने साथ एक डब्बे में प्रसाद लेके आती है। वो डब्बे के अंदर मिठाइयाँ होती हैं। वो अंकल को बोलती है कि ये मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, मैंने आपकी और आपकी फैमिली की वेलबींग के लिए ना मन्नत मांगी थी, तो ये वो है, तो आप ये खा लो और अपने घर पे भी सबको खिला देना, और डब्बा देते हो चले जाती है। अब वो जिस तरह से आई और गई थी वो थोड़ा अजीब था, पर फिर अंकल सोचते हैं कि यार ठीक है, हर आदमी अलग अलग तरीके का होता है। अब अंकल का नेचर तो था ही नहीं ऐसा कुछ सोचने वोचने का, तो उन्होंने बढ़िया मिठाई विठाई वो खा ली और उसके बाद वो डब्बे को घर लेके चले गए। अब जब वो घर लेके गए उस डब्बे को तो घर पे कोई नहीं था, क्योंकि इनकी फैमिली किसी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। तो वो रात को बड़ा लेट आए, वो रात को बहुत लेट 12-1 बजे तक पहुंचे, तब तक अंकल सो चुके थे। सुबह अंकल अपना उठते हैं और साइड पे आ जाते हैं। अब साइड पे जब वो आते हैं तो वो 3rd फ्लोर पे जाते हैं, और 3rd फ्लोर पे जाके पता नहीं उनको क्या होता है कि वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं।
अब जब वो छत से नीचे गिर जाते हैं और जमीन पे गिरे होते हैं, उनका खून वगैरह बह रहा होता है, उनका सर फट चुका होता है, वही औरत, लोग बताते हैं कि वही औरत जिसने उन्हें वो मिठाई दी थी, वो सामने खड़े होकर उनको बस देख रही होती है, ना मदद के लिए किसी को बुलाती है, ना उनसे कुछ कहती है, ना वो चीखती है, ना चिल्लाती है, बस वो खड़े होकर देख रही थी। अब लोगों का ये भी मानना है कि जब वो उनके सामने गिरे तो उस औरत को शॉक लग गया, शायद उस वजह से वो बस उन्हें घूरे जा रही थी। खैर आसपास मिस्त्री वगैरह थे, वो फटाफट आते हैं, उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल का नाम दोस्तों होता है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। अब जब अंकल को वहाँ एडमिट कर दिया जाता है तो घर वालों तक भी खबर पहुंच जाती है। घर वाले भी भागे भागे आते हैं अंकल से मिलने के लिए। वो देखते हैं कि भाई काफी चोट लगी हुई है और ऑलमोस्ट अंकल बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस होते हैं ना, सेंसेस में, कभी आपको होश आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, वो उस हालत में होते हैं। अब एक बात जो सबसे डरावनी है कि जब अंकल लेटे हुए थे बेड पे, जितने बार भी उन्हें होश आ रहा था तो वो सिर्फ एक शब्द अपने मुंह से निकाल रहे थे और वो शब्द था उसी औरत का नाम, वही औरत जिसने उन्हें ये मिठाई खिलाई थी। वो बार बार उसका नाम ले रहे थे और दीवार की तरफ उंगली कर रहे थे। अब डॉक्टर्स ने जब उनका ये एक्शन देखा तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि देखो ये जब गिरे, इनका सर टकराया है जमीन से, तो दिमाग के अंदर पता नहीं क्या शॉक लगा है, क्या कंकशन हुआ है, कितनी चोट लगी है, उस वजह से ये जो भी बातें आपसे बोले या जो भी बातें कहें, इसका हो सकता है कोई मतलब और हो सकता है कोई मतलब बिल्कुल ना भी हो, एब्सर्ड चीजें भी हो सकती हैं। तो अंकल की जो वाइफ थी उन्होंने उस चीज पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे ही 1-2 दिन बीते और अंकल की डेथ हो गई। अब अंकल की डेथ हुई तो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर द फैमिली। अब अंकल की जब डेथ हुई तो होने से आधे घंटे पहले आंटी जब अंकल के बगल में बैठी थी तो अंकल ने एक बात, सिर्फ एक लाइन उन आंटी को बोली थी और वो लाइन ये थी, उस घर में मत जाना। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पाए और इसके बाद उनकी थोड़ी देर बाद डेथ हो गई थी। ये लाइन सुन के भी ऑब्वियसली बड़ी घबराहट हुई उनको, लैंडलॉर्ड आंटी जो थी, बट इवेंचुअली के बाद आपको पता है ना कैसे सिचुएशन हो जाती है, आदमी कितना टूट जाता है, धीरे धीरे रिकवर करता है। अब वो धीरे धीरे जैसे पर्सनली भी वो लोग रिकवर कर रहे थे, साथ साथ में घर का काम भी चालू था, तो धीरे धीरे 6 महीने बाद उस घर के 2 फ्लोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब घर तो कंप्लीट हो गया पर उस घर में शिफ्ट करने का इनका इनिशियली मन नहीं था, क्योंकि अंकल ने मरने से पहले उनको ये बात बोला था कि उस घर में मत जाना। पर फिर सारे रिलेटिव्स उनको समझाते हैं कि देखो उनको शॉक लगा था, चोट लगी थी, वो बस अपनी लास्ट सांसें ले रहे थे, उनका दिमाग चल नहीं रहा था, तो पता नहीं उन्होंने किस तरह से किस सेंस में बात बोली है, तो आप इतना सीरियसली मत लो, अच्छे से उस घर में पूजा वगैरह कराते हैं और बहुत बढ़िया घर बनाया है उन्होंने, इतने प्यार से आप लोगों के लिए घर बनाया है, अगर आप लोग उस घर में नहीं जाओगे तो उनकी आत्मा को कितना बुरा लगे। तो खैर आंटी और बच्चे उस घर में फिर शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस घर में जब वो शिफ्ट होते हैं वहां से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। आंटी और उनके बच्चों को हर दूसरे दिन स्लीप पैरालिसिस होने लगता है। वो स्लीप पैरालिसिस का इतना नेगेटिव इंपैक्ट इन पे पड़ने लगता है कि शाम होते ही इनको घबराहट होने लगती है और रात में तो डर के मारे ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। शुरू में आंटी ने भी बच्चों को समझाया है कि देखो नई जगह है, हो जाता है ऐसा, कई बार गंदे सपने आ जाते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर काफी टाइम तक उसको वो इग्नोर तो करते रहे, पर धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बढ़ने लगी। जब ये स्लीप पैरालिसिस, डरावने सपने इतने ज्यादा बढ़ गए दैट आंटी नो लॉन्गर कुड टेक इट, तो आंटी ने फिर हेल्प मांगी। आंटी एक पंडित जी के पास गई। वो पंडित जी देवता वगैरह पूछते थे। पंडित ने काफी कुछ देखा, काफी कुछ चीजें समझी और उसके बाद उनको विभूति दी। वो विभूति इन्होंने खुद भी खानी थी और बच्चों को भी खिलानी थी। इसके अलावा पंडित ने उन्हें बताया कि काली सरसों पढ़ के रात में घर में डाल दो आप। तो जब ये चीजें इन्होंने करी ना तो वो धीरे धीरे वो डरावने सपने, स्लीप पैरालिसिस कम होते गए। पर इससे पहले कि वो सपने खत्म हो पाते, एक नई मुसीबत इनके सामने आ जाती है। अब रात को इनको सपने तो नहीं आते थे, पर अब रात को इनको ऐसा लगता था जैसे मानो कोई रात के 2 से 3 बजे के बीच में इनके घर का दरवाजा खटखटा रहा है। इन्होंने कई बार जाके दरवाजा खोला, वहां पे कोई भी नहीं था। ये दरवाजे के पास खड़े होते, वो आवाज बंद हो जाती। ये आके अपने बेड में घुसते तो टक 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 की आवाजें गूंजने लगती घर के अंदर। और वो जो आवाज थी वो इतनी डिस्टर्बिंग इनको लगने लगी थी, ऐसा लगता था मानो कोई दरवाजे पे नहीं, इनके कान के अंदर ही वो ठक ठक कर रहा है। अब ये सारी बातें भी आंटी ने जब अपने परिवार में बताई तो परिवार ने उन्हें समझाया कि देखो आप लोग, बहुत बड़ा आपका लॉस हुआ था, हुई है घर में, तो आप लोग हो सकता है, बट खैर आंटी समझने की कोशिश तो करती थी, पर धीरे धीरे चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि आंटी ने थक हार के वो घर को छोड़ दिया और जिस पुराने घर पे जहाँ किराए पे वो लोग रहते थे वहीं पे जाके शिफ्ट हो गई और ये जो बिल्डिंग थी आंटी ने उसे किराए पे लगा दिया और अब उस किराए पे ये लोग रहते हैं, रिया, सीमा, ये सारे लोग। अब जब सीमा ने ये बातें बोली तो रिया और जितने भी लड़कियां वहां पे बैठ के कहानियां सुन रही थी वो सारी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, काफी डर जाती हैं। पर फिर कई सारे लोग कहते हैं कि अरे ये सब ना फालतू की बातें होती हैं, ये सब वहम वाली बातें हैं, लोग फैला देते हैं, इतना तुम टेंशन मत लो। और क्योंकि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ खास ऐसा डरावना हॉरर हो भी नहीं रहा होता है तो ये भी धीरे धीरे उस बात को भूल जाते हैं। अब एक दिन कॉलेज के बाद रिया और सीमा ये दोनों एक कैफे में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। ये देखते हैं अपने ठीक सामने इनकी जो मकान मालकिन है, जो लैंडलॉर्ड आंटी, उनके बच्चे
बच्चे भी वहां पे बैठ के कुछ खा पी रहे हैं। अब रिया और सीमा इन दोनों को बड़ी चुल है, इनको क्यूरियोसिटी बहुत है, तो ये जाते हैं, ये खुद को रोक ही नहीं पाते और ये उन बच्चों से पूरी कहानी के बारे में सच पूछ लेते हैं। और बच्चे इनको बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हमें सपने आते थे और ऐसे ठक ठक की आवाज आती थी तो हमें बहुत डर लगता था और हम थका के उस घर को छोड़ दिया। कोई और बड़ा इंसान होता तो शायद ऑब्वियसली अपना लालच देके सच ना बोलता, पर क्योंकि वो बच्चे थे तो उन्होंने इनको सच बता दिया। वो सच सुन के तो इनकी हालत टाइट हो गई। अब इसके बाद ना धीरे धीरे दिन बीतते गए और शिवांगी का जो स्लीप पैरालिसिस हो रहा था वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। अब स्लीप पैरालिसिस कम हो रहा है तो आप सोचोगे बढ़िया चीज है, पर नहीं, उसके साथ कुछ अलग ही नई चीज हो गई शुरू, और भी ज्यादा डरावनी। शिवांगी को सपनों में स्लीप पैरालिसिस में अपनी एक पुरानी दोस्त दिखने लग गई, पर वो जो दोस्त थी ना वो 10th क्लास में ही मर चुकी थी। वो उसके सपने में बस आती थी, चुपचाप, ना कुछ बोलती थी ना कुछ करती थी, मंद मंद मुस्कुराती थी और बस अपने पीछे चलने के लिए इशारा करती थी। अब शिवांगी के लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा स्कैरी थी क्योंकि उसको वो लड़की दिख रही थी जो चुकी थी और बार बार सपने में वो आ रही है और सेम चीज कर रही है। धीरे धीरे शिवांगी का डर बहुत बढ़ जाता है और वो डर इतना बढ़ जाता है कि वो रात को सोना ही बंद कर देती है। शिवांगी की हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है और शिवांगी अपना ये डर, अपना ये एक्सपीरियंस और लोगों से भी शेयर करती है। पर और बाकी लोग क्या ही कर सकते थे, उसको थोड़ा कंसोल कर देते थे, उसको थोड़ा समझाते थे, पर असल में जो शिवानी भुगत रही थी वो शिवानी जानती थी। शिवानी की हालत दिन पर दिन डिटोरिएट होने लगती है। पर अच्छी बात ये होती है कि ये जो यूनिवर्सिटी है शिमला की, ये जनवरी फरवरी में बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है। जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट हर कोई अपने अपने घर चले जाता है, तो शिवांगी भी अपने घर जाती है। और जब वो अपने घर जाती है तो ये बात जो है स्लीप पैरालिसिस और वो लड़की दिखना, डिटेल में वो अपनी मम्मी पापा को बताती है इसके बारे में। शिवांगी के घर वाले शिवांगी को इमीडिएटली एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे पूजा वगैरह कराई जाती है, शिवांगी के गले में ताबीज वगैरह पहनाया जाता है। इसके बाद शिवांगी के साथ मतलब पंडित जी काफी कुछ उसको बोलते हैं प्रिकॉशंस लेने के लिए और धीरे धीरे शिवांगी नॉर्मल हो जाती है। वो सपने भी आने शिवांगी को कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। इसके बाद फरवरी खत्म हो जाता है, कॉलेज खुल जाता है और बाकी सारे लोग इंक्लूडिंग शिवांगी शिमला वापस आ जाते हैं। अब जब सारे लोग शिमला वापस आते हैं तो ये जिस बिल्डिंग में रहते थे, ग्राउंड और फर्स्ट पे तो ये लोग बच्चे रहते थे, 3rd फ्लोर खाली था। इस बार जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3rd फ्लोर ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। वहां पे एक फैमिली आ गई है किराए पे। वो जो फैमिली थी छोटी सी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और दादी थी। हस्बैंड वाइफ जॉब वाले थे तो दिन में वो जॉब पे जाते थे और उनके एब्सेंस में वो दादी उन बच्चों को देखा करती थी। अब धीरे धीरे कॉलेज चालू हो जाता है, ये लोग भी बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे जो ऊपर जो रह रही होती है ना फैमिली, उनसे भी रिया लोगों की थोड़ी बहुत हेलो हाई वगैरह हो जाती है। अब ये लोग अक्सर बिल्डिंग के बाहर बैठा करते थे धूप में, तो देखा करते थे कि वो दोनों बच्चे ना अपनी दादी के साथ खेलते हैं। और जब वो बच्चे अपनी दादी के साथ खेलते हैं, सामने वाले घर में जो औरत रहती थी, वही औरत जो उस कहानी में थी जिसने वो लड्डू खिलाया था, वो प्रसाद खिलाया था अंकल को, वो औरत अपने घर के बाहर बैठ के बस इनको देखा करती थी। अब रिया और सीमा जब उस औरत को देखते थे तो बड़ी उसको स्पूकी सी फीलिंग आती थी कि यार ये वही औरत है, ये शायद इसी ने कुछ गड़बड़ करी थी। पर इन द हाइंडसाइड ये लोग ये भी सोचते थे कि यार वो जो कहानी है ना वो फर्जी भी हो सकती है। आपस में जब घर बनते हैं तो लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। होता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हर किसी का पड़ोसी अच्छा तो नहीं होता ना। अब जो खराब पड़ोसी होते हैं उसके बारे में कई सारी कहानियां फैल जाती हैं, कई सारी कहानियां आपने बनाई होंगी, लोग आपके बारे में बनाते थे। तो सीमा और रिया बस यही सोचते थे कि शायद ये जो सामने वाली लेडी है, बुढ़िया है, ये थोड़ी लोनली है, तो तभी वो बच्चों को खेलते हुए देखती है, उसको शायद अच्छा लगता हो। अब दोस्तों यहाँ से कहानी इंटेंस होने वाली है। अब जो रिया का रूम है, रिया और सीमा का रूम, आपको पता है ना ग्राउंड फ्लोर पे था वो। अब जो इनका रूम था ना, रूम के जस्ट सामने से ही ऊपर के लिए सीढ़ियां जाती थी और वहीं पे ना एक विंडो भी थी जिससे बाहर दिखता था। अब रिया के रूम के बाहर जो सीढ़ी जा रही थी, वो जो एरिया था वहाँ पे बल्ब था जो पूरी रात जलता था, क्योंकि ऊपर जो स्टूडेंट्स रहते थे ना वो लेट नाइट लाइब्रेरी वगैरह से पढ़ के आते थे, तो वो लाइट रात को हमेशा ऑन रहती थी। अब रिया की जो दोस्त थी सीमा विंडो की साइड सोती थी क्योंकि उसको ना उजाले में नींद आती थी, तो वो खिड़की की साइड सोती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा रिया को बताती है कि रिया, मैं तुम्हें बात बताऊं, मेरे को ना जब मैं नींद में होती हूँ ना आधी, तो मुझे हर रात ऐसा महसूस होता है कि आधी रात के करीबन कोई नीचे से ऊपर जाता है डेली। अब ये बात सुनकर रिया थोड़ा घबरा तो जाती है, पर फिर क्योंकि एक बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो हो सकता है रात को कोई ऊपर नीचे करता हो, तो ये बात को उतना ज्यादा केयरफुली नहीं लेते। इसके बाद कुछ दिन नॉर्मल जाते हैं कि एक दिन सुबह सुबह सीमा और रिया की आंख खुलती है शोर से। रिया नोटिस करती है कि वो जो शोर है वो आ रहा है 3rd फ्लोर से। सीमा और रिया ऑब्वियसली वेरी क्यूरियस, वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो 3rd फ्लोर पे जो नेबर रहते हैं वो इनके लैंडलॉर्ड आंटी से फोन पे कुछ बात कर रहे हैं और वो गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। जब ये दोनों ध्यान से सुनते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। वो बता रहे होते हैं लैंडलॉर्ड आंटी को कि हर दिन इनको अपने दरवाजे के सामने एक मोटी सी रोटी मिलती है जिसको हिमाचल में रोट कहते हैं। तो उस रोट पे सिंदूर और काजल से कुछ लिखा हुआ होता है। अब वो क्या लिखा होता है, वो क्या सिंबल है, वो समझ में नहीं आता है, पर ये हर दिन उनके दरवाजे के सामने उन्हें मिल रहा था।
वो जो किराएदार थे उन्होंने उस रोड की फोटोज तक क्लिक करी थी और वो फोटोज उन्होंने सबको दिखाई। और ये सुन के रिया और सीमा दोनों हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बिल्डिंग में चल क्या रहा है। अब इसके 2 दिन बाद की बात है, सैटरडे नाइट थी। रिया और सीमा अपने रूम में कोजी कोजी बैठे हैं और वो एक हॉरर पॉडकास्ट सुन रहे थे। जब वो हॉरर पॉडकास्ट सुन रहे थे तो उनको ऐसा लगा शायद कोई अभी अभी उनकी खिड़की को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। वो धीरे से कर्टन हटा के देखते हैं और वो देखते हैं ये वही औरत है, वही पड़ोसी औरत, खुले बाल, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और सीधे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही है। ये देख के रिया और सीमा दोनों के होश ढीले हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ। वो दोनों इतने घबरा जाते हैं, वो रूम में दुबक के बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा चला लेते हैं और पूरी रात वो 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाते। सुबह होते ही सबसे पहले वो लोग बाहर जाते हैं और हल्के हल्के घबराहट भरे कदमों से वो ऊपर जाके देखते हैं कि 3rd फ्लोर के दरवाजे के सामने फिर से बहुत कुछ रखा हुआ था। वहां पे रखे हुए थे आटे के दिए, श्रृंगार का सामान, मिट्टी का एक पॉट और फिर वही रोट, और उस रोट पे काजल और सिंदूर से बने हुए कुछ निशान। रिया और सीमा को पता तो था ही क्या हो रहा है, बस वो वेट कर रहे थे कि वो जो ऊपर किराएदार हैं वो दरवाज़ा खोलें और फिर ये सब चीज़ें देखें। और वही हुआ, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो इतने डिस्टर्ब हो गए। एक्चुअली वो भी हिमाचल के थे और वो देवता और जादू टोना, काला जादू, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे और उनके लिए दिस वॉज टू मच। उन्होंने उसके 1-2 दिन बाद ही घर खाली किया और वहाँ से चले गए। वो जो किराएदार थे ना, उन्होंने अपने अपार्टमेंट में देवता का निशान भी रखा हुआ था। शायद वही रीज़न था कि ये जो कुछ भी था इसके बावजूद भी वो बच गए। अब ये सारी चीज़ें देख के रिया और उसके रूममेट काफ़ी डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी बातें, बट हाँ इनको तो पता थी और ये काफ़ी घबरा भी जाते हैं। पर डायरेक्टली इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था और इतना आसान नहीं होता अपना कमरा बदलना, तो ये लोग अभी भी वहाँ पे रह रहे होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपकी इमेजिनेशन जाऊँगा। एक वो बिल्डिंग है, ठीक है, वो जो बिल्डिंग है उसके बाद एक रास्ता जाता है जो कि थोड़े से जंगल से होते हुए आगे जाता है। जैसे पहाड़ों में होते हैं ना, शहर होता है, फिर बीच में छोटा सा एक पैच आ जाता है जंगल का, फिर कुछ घर आ जाते हैं, तो उस तरह का था। अब वो जो रास्ता था वहाँ अक्सर रिया और सीमा बात करते करते, टहलते टहलते आगे जाया करते थे। एक दिन इनकी लैंडलॉर्ड जो है, उन्होंने इन दोनों को रात के टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे उस रास्ते पे जाते हुए देखा, तो उन्होंने इन्हें मना कर दिया कि बिल्कुल यहाँ से मत जाना। रिया बताती है कि वो जो जंगल था ना, वो जंगल था भी थोड़ा सा अजीब, पर पता नहीं ये लोग क्यों फिर भी वहाँ चले जाते थे। उस जगह की ना वाइब बहुत अजीब थी। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक पेड़ था और उस पेड़ में ना 3 हैंडमेड डॉल्स लटकी हुई थी काले रंग की, तो स्पूकी सा था, बड़ा अजीब सा था। अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी, आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। खैर आगे की कहानी बताता हूँ। अब 4-5 महीने बाद रीमा का बर्थडे आया। रीमा याद है आपको कि नहीं? रीमा शिवांगी की रूममेट थी जो 1st फ्लोर पे रहती थी, ठीक है, काफ़ी लोग हैं ना इसलिए मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। तो रीमा का बर्थडे आता है 4-5 महीने बाद, ठीक है। सबने छोटी सी पार्टी उसके रूम में रखी। शाम के 6-7 बजे केक कट हुआ, थोड़ा सा डांस हुआ। रात को शोर अलाउड नहीं था इसलिए सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल सेलिब्रेशन। अब रीमा और शिवांगी के भी फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने फिर कुछ ड्रिंक्स और नॉनवेज वगैरह का भी प्लान बनाया। अब रिया और सीमा दोनों के दोनों वेजिटेरियन भी थे और ड्रिंक भी नहीं करते थे, इसलिए थोड़ी देर वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया और वो वापस अपने रूम में आ गए। ये अपने रूम में आए थे कि कुछ देर बाद शिवांगी के रूम से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी, चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो शिवांगी थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। शिवांगी इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पूरी बिल्डिंग के लोग मिनटों के अंदर उसके दरवाजे के आगे खड़े हो गए थे। खड़े तो थे पर अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि अंदर का जो नजारा था ना वो अनरियल था। शिवांगी को 3-4 लड़के पकड़े हुए थे। 3-4 लड़कियां उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर शिवांगी अकेले ही सब पे भारी पड़ रही थी। शिवांगी की हालत देख के वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक मच गया और इसी पैनिक के बीच में उन लोगों ने बुलाया रवि भैया को। रवि भैया इन लोगों के सीनियर थे, वो मंडी से थे और ऑब्वियसली उनको यहाँ पे बुलाया गया तो कुछ तो स्पेशल होगा उनमें। रवि भैया चार्ज्ड भी थे। रवि भैया के देवता ने उन्हें गुड चुना था, यानी कि वो इंसान जिसके थ्रू देवता बात कर सकते हैं या सॉल्यूशंस देते हैं। हिमाचली में उसको गुड़ कहते हैं, कहीं पे उसे गण भी कहते हैं, कहीं पे उसे गुड भी कहते हैं। दोस्तों अलग अलग रीजन्स में दोस्तों अलग अलग शब्दों से उनको सिंबलाइज किया जाता है। अब जैसे ही रवि भैया रूम में आए, वो किसी की तरफ नहीं देखा उन्होंने, वो सीधे शिवांगी के पास गए और शिवांगी के सामने बैठ के उन्होंने शिवांगी से सीधे सवाल करने शुरू करे। कौन है तू और इसको कहां से पकड़ा है? ये सारे सवालों के अगेंस्ट शिवांगी का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। वो जोर जोर से हंसने लगती और फिर अचानक रोने लगती और फिर जब कुछ समझ में ना आए तो अपने हाथों से खुद को नोचने की कोशिश करने लगती। और शिवांगी की आवाज ऐसा लग रहा था पता नहीं गले की किस पार्ट से बोल रही है। वो इतनी क्रीपी हो गई थी उसकी आवाज कि उस रूम में हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो अपने बाल खींच रही थी, सर घुमा रही थी, वो इतने जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि इसके अंदर चल क्या रहा है। इस सब चीजों के बीच में रवि भैया फिर से पूछते हैं, कौन है तू, नाम बता। लेकिन शिवांगी बस वही अजीब हरकतें करते जा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो
बस वो अजीब सी हरकतें। रूम में खड़े लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे हो रही थी उनको भी पता था कि ये चीज़ उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी इमेजिनेशन से परे है। रवि भैया ने सवाल तो पूछे पर जवाब नहीं मिला। इसके बाद रवि भैया ने सबसे चावल मंगवाए, राइस। उन्होंने आंखें बंद करी और अपने देवता का ध्यान करा, और फिर उन चावलों को थोड़ी देर वो देखते रहे। अब चावलों को देख के ना अक्सर पहाड़ों में, हिमाचल में, इनफैक्ट इन उत्तराखंड, जो भी लोगों के अंदर देवता आते हैं ना, वो चावलों को देख के बहुत कुछ बताते हैं। और भी जगह होता होगा, आई एम श्योर ऐसा। तो वो 3 चावल होते हैं, 2 चावल, टेढ़े सीधे, बहुत सारी चीजें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस होता है। वो सब चावल फॉर्म लेते हैं ना, वो देवता चावल के थ्रू आपको जवाब देते हैं। कुछ सेकेंड के साइलेंस के बाद रवि भैया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, और जब रवि भैया बोल रहे थे ना, पूरे रूम में साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये उस दिन की बात है जब शिवांगी उस जंगल वाले रास्ते से आई थी। दोस्तों, ये जंगल वाला रास्ता वही रास्ता था जहाँ पे जाने के लिए लैंडलॉर्ड आंटी ने मना करा, जहाँ पे काले रंग की वो डॉल्स लटकी हुई थी ना, उसी रास्ते की बात हो रही है। रवि भैया बताते हैं, उस दिन इसने लाल या पीला रंग का कपड़ा पहना था, बाल खुले थे इसके, और इसने खुशबू लगा रखी थी। खुशबू मतलब परफ्यूम। इसको देर हो गई थी कॉलेज के लिए और सब जा गए थे। इसने छोटा रास्ता लेने का सोचा और उसी जंगल वाले रास्ते पे उसी पेड़ से होते हुए गुजरी। इसने सोचा वहां से जल्दी गाड़ी मिल जाएगी, और वहीं इसके साथ कुछ लग गया। मतलब कि जब वो रास्ते से जा रही थी, बाल खुले थे इसके और ये सारी चीज़ें, उस पेड़ को जब उसने क्रॉस किया उस जंगल वाले रास्ते से, तो वहीं से कोई एंटिटी इसके साथ अटैच हो गई। और बस अब ये वही एंटिटी है जो ये तमाशा कर रही है। वो जो चीज़ थी इससे जुड़ गई थी, पर इस पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसके अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इसने धागा पहना था। जब वो बीमार हुई थी दोस्तों, तो उसने एक मंदिर गई थी, जब घर गई थी विंटर वेकेशन पे, तो उसने वो ताबीज़ पहना था ना, धागा पहनाया था पंडित जी ने। बस वो धागे की वजह से वो एंटिटी वहाँ पे थी, उसका वेट कर रही थी, पर वो उसको अटैक नहीं कर पा रही थी। वो इसके आसपास ही थी, हर समय इंतजार कर रही थी। वो धागा इसको बचा के रखा था, पर इसने शराब और मांस खाया और वो धागा खंडित हो गया, और वो धागा खंडित होते ही वो इसको काबू कर गई। दोस्तों, जो रवि भैया ने बताया था वो एक्चुअली अब हर कोई वहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि साथ ही बैठ के सबने शराब पी थी और चिकन खाया था। जैसे ही उसने उस चिकन खाया और शराब पी, तो वो जो धागा था उसकी जो प्योरिटी थी वो खत्म हो गई, खंडित हो गई, और वो एंटिटी जो वेट कर रही थी पता नहीं कब से इसका, वो इसके ऊपर काबू कर लेती है, और उसके बाद ये तमाशा कोहराम मचा देती है। बस वही मोमेंट था जब उस एंटिटी ने शिवांगी पे पूरा कंट्रोल ले लिया था। रूम का माहौल और ज्यादा हैवी हो चुका था। रवि भैया ने तुरंत अपने देवता को याद किया और एक रिचुअल शुरू कर दिया। उन्होंने आटे से कुछ डॉल टाइप के शेप्स बनाए और सबको बोला कि वैसे ही वो रोट बनाए, पर वो रोट सिर्फ एक साइड से पका हुआ होना चाहिए था। फिर सारा सामान उन्होंने खाली बॉक्स में रखा, कार्टन के 4 कॉर्नर्स पर अगरबत्ती लगाई, और उन अगरबत्ती को शिवांगी के हाथों से ही जलवाया गया। शिवांगी उस वक्त भी नॉर्मल नहीं थी, वो अजीब आवाजें निकाल रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी और सबको घूर रही थी, जैसे पहचान ही ना रही हो। रवि भैया ने उस कार्टन को उठाया और शिवांगी के सर के ऊपर से उसे घुमाया, और फिर बिना टाइम वेस्ट करे, बिना किसी से कुछ कहे, रात में ही उसको लेके चले गए वहां से। रवि भैया गए थे उसी जंगल वाले रास्ते में, वो जो पेड़ था जहाँ पे डॉल्स लटकी हुई थी, और उनके साथ बिल्डिंग के 2 लड़के भी गए थे। कुछ देर बीत जाती है कि शिवानी की सांसें कंट्रोल में आने लगती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। शिवांगी की आंखें, हाथ पैर, हाव भाव, सांसें धीरे 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 नॉर्मल होते 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 एकदम नॉर्मल हो जाती है। शिवांगी के रूम में बहुत सारे लोग थे, और उस सारे लोगों ने शायद कई घंटों बाद पहली बार राहत की सांस ली होगी, पर उनको भी पता नहीं था कि असली डर तो अभी आना बाकी था। वो जो 2 लड़के गए थे ना रवि भैया के साथ, वो लोग वापस आते हैं, और वापस आके जब वो पूरी कहानी बताते हैं ना, इन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उस पेड़ के पास वही पड़ोस वाली औरत बैठी थी, वो बुड्ढी, और आज उसके हाव भाव कुछ अलग थे। उसने कुछ लाल रंग का सूट टाइप का पहना था, बाल उसके खुले थे, उसकी आंखों के बाहर तक उसने काजल फैला रखा था, और ये लोग जैसे ही उसके थोड़े से पास आए, वो सीधे इन लड़कों की तरफ देखने लगी, और सिर्फ देखने नहीं लगी, एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल के साथ उनको अपने पास बुलाने लगी। यहीं तक सुन के रूम में लोग एकदम सन्नाटे में आ चुके थे। अब सब ये समझ चुके थे कि ये जो भी शिवांगी के साथ अटैच हुआ था, ये कोई रैंडम कॉमन एंटिटी नहीं थी। वो दोनों लड़के बताते हैं कि उस औरत को देख के उनके पैर वहीं पे जम गए, वो डर के मारे वहीं पे रुक गए, पर रवि भैया एकदम नॉर्मल जैसी चाल पे वो चल रहे थे, बिना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए। उनके हाथ में जो कार्टन था, वो जो बॉक्स था, उसको लेके वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने उस लेडी को क्रॉस किया,
उस लेडी ने उन्हें पूरा घूरा, जैसे घूरते ना ऐसे पूरा देखते, पूरा उनको घूरा, कुछ रिएक्ट नहीं किया। रवि भैया भी चलते गए, टस से मस नहीं हुए। वो चलते गए। ये दोनों लड़के अपनी जगह पे रुक गए थे। ये देख रहे थे कि दूर अंधेरे में धीरे धीरे रवि भैया आगे जाते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो अंधेरे में कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलते गुम हो गए। जब रवि भैया इनको दिखने बंद हो गए, इनके अंदर असली डर इनको महसूस हुआ। उस दिन को रियलाइज हुआ कि असली डर क्या होता है। वो औरत इनकी तरफ देखती है, वो मूव नहीं करती, बस उनकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, और वो बहुत अजीब सी स्माइल थी, जैसे उसको कॉन्फिडेंस हो कि वो इन दोनों को अपने पास ले आएगी, इनको हिप्नोटाइज कर लेगी। ये दोनों आओ देखते ना ताओ, ये पीछे मुड़ते हैं और रेस लगा देते हैं और ये दौड़ के बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं। जब ये बिल्डिंग के नीचे दरवाजे पहुंच जाते हैं, तब जाके ये लोग सांस वापस लेते हैं। इनको इतनी सांस चढ़ गई होती है, ये बस दे एक्चुअली रैन फॉर देयर लाइफ्स। ये कमरे के अंदर जब ये सारी बातें बता रहे होते हैं तो हर आदमी डर के मारे कांप रहा होता है, घबरा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है मानो वो औरत पता नहीं पीछे पीछे इनके साथ इनके रूम में ना आ गई हो। आधे घंटे बाद करीबन रवि भैया आते हैं। वो एकदम शांत है। वो आते हैं, सबसे पहले वो शिवांगी के पास आते हैं। वो एक छोटा सा उनके पास एक डब्बा सा होता है, उस डब्बे से वो एक कुछ विभूत कह लीजिए, राख कह लीजिए, वो लेते हैं और वो उसके सर पे लगाते हैं। और जैसे वो सर पे लगाते हैं, वो शिवांगी का जो एक तरह से जो बॉडी होती है वो स्टिफ बैठी होती है, एकदम शांत होती है पर काफ़ी ऐसे कड़क होके बैठी होती है। वो जैसे ही उसको टीका लगाते हैं तो वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, तो रिलैक्स हो जाती है, थोड़ा सा सांस लेती है। और उसके बाद रवि भैया जो बातें बताते हैं, वो बातें आज तक रिया के कानों में गूंजती है। रवि भैया बताते हैं कि वो जो पड़ोस वाली औरत है, वो बहुत ज़्यादा डार्क एक्टिविटीज़ और डार्क चीज़ों में इंडल्ज्ड है। वो पता नहीं कितने सालों से इन गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करते आ रही है, शायद गलत चीज़ों की पूजा करते आ रही है, और अब उसका पूरा जो नेचर है, पूरा उसका जो ऑरा है, वो बहुत ही नेगेटिव और डार्क हो चुका है। ऑब्वियसली वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस करती है, और उन ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस का उसका जो मोटिव होता है, वो खुद को खुशी पहुँचाना नहीं होता, वो दूसरों को दुख पहुँचाना होता है। रवि भैया बताते हैं कि ये जो एंटिटी इसके साथ लगी थी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये एक लंबी चौड़ी सोची समझी साजिश थी। शिवांगी के इस रूम में आने से पहले इस रूम में 2 लड़कियां रहती थी, और वो जो 2 लड़कियां थी वो बेचारी बहुत भोली थी। वो इस पड़ोसी औरत के झांसे में आ गई थी। उसको इसने कुछ खिलाया पिलाया सब दे के कहीं ना कहीं से उसको अपने ब्लैक मैजिक के अंडर ले लिया था, और उस रूम के अंदर भी ऐसा कुछ करा हुआ था उसने, जिसकी वजह से जब शिवांगी लोग इस रूम के अंदर आए तो आते ही इनको इम्पैक्ट हुआ। शिवांगी को स्लीप पैरालिसिस होने लगे, इसको गंदे सपने आने लगे। बेसिकली वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो धीरे धीरे शिवांगी को अपने अंदर लेने लगी। शिवांगी के साथ उसकी रूममेट भी रहती थी, रीमा, पर रीमा ने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी। क्यों? रवि भैया बताते हैं कि रीमा जनरली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की है। कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि आपका जो अंदर विल होती है, आपका जो अंदर आपकी जो सोल होती है, वो कितनी स्ट्रांग है। जो शिवांगी थी वो थोड़ी सी मासूम, थोड़ी जल्दी घबरा जाने वाली, जल्दी डर जाने वाली, उस तरह की लड़की थी, और शिवांगी को उन सारी बैड एनर्जीज ने अपना शिकार बनाया। वो सारी चीजें शिवांगी पर असर करते जा रही थी कि वो एक दिन इत्तेफाकन एक दिन शिवांगी उस पेड़ के पास से गुजरी, जिस पेड़ में कई सारी गंदी एंटिटीज को उस औरत ने ब्लैक मैजिक और डार्क प्रैक्टिसेस के थ्रू पकड़ के रखा हुआ है। वो अलग अलग एंटिटीज हैं, कुछ जानवरों की एंटिटीज है, कुछ इंसानों की एंटिटीज हैं। पता नहीं क्यों वो क्या करती है, इसका कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि उस हर चीज का अंत गंदा है, किसी भी चीज का अंत नॉर्मल नहीं है। रवि भैया बताते हैं कि अभी शिवांगी हर चीज से एकदम फ्री है, पर अब शिवांगी को बहुत केयरफुली इस बिल्डिंग को छोड़ के जाना होगा। कि जब आप पे कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है आपको, और उसके बाद जब उस एंटिटी को निकाला जाता है, वो अंदर से ना आपके घाव बना देती है, आपको अंदर से खुरेद देती है, और वो जो घाव होते हैं ना, वो जो अंदर से खालीपन होता है, वो चांसेस बनाता है कि फिर से आप किसी और बुरी शक्ति या बुरी एंटिटी के पोजेशन में आ जाओ। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर जाना है। रवि भैया शिवांगी को चावल देते हैं, उसे बोलते हैं कि चावल है, अपने घर वालों को बुला, इस चावल को अपने मुंह में रख, 2-2 3-3 दाने मुंह में रखना, और बस निगलना मत, बस मुंह के अंदर रखना। जब तक तेरे मुंह के अंदर ये चावल रहेंगे, तेरे अंदर ही शक्ति आएगी, तेरे अंदर ताकत आएगी, तेरे अंदर माँ भगवती की शक्ति आएगी कि तेरे को कोई भी बुरी ताकत असर नहीं करेगी। उसी वक्त शिवांगी अपने घर पे फोन करती है, वो जोर जोर से रोने लगती है, घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। फॉर्चुनेटली उसके घर वाले बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, तो कुछ ही घंटों में सुबह होने तक उसके घर वाले पहुंच जाते हैं और वहां से शिवांगी को लेके जाते हैं। जब शिवांगी को लेके जा रहे होते हैं तो रवि भैया शिवांगी को बोलते हैं कि अब लाइफ में तू जिंदगी में कभी भी मीट मत खाना और शराब मत पीना, क्योंकि जब भी तू ये करेगी
तू अपनी सोल को, जो कि ऑलरेडी बहुत ही कमजोर है, मासूम है, उसको और ज्यादा कमजोर कर देगी। तेरे को इन सब चीजों से बचाव चाहिए तो तेरे को अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अंदर से खुद को ताकत देनी पड़ेगी। खैर शिवांगी सब लोगों से गले वले लगती है, उसके बाद वो चले जाती है। वो अपना कोर्स भी कंप्लीट नहीं करती पर वो रूम छोड़ देती है। इसके बाद रवि भैया ने सबको ये बोला होता है, वहाँ पे 17-18 लोग जितने होते हैं, सबको रवि भैया ने बताया होता है कि अगर तुम इस बिल्डिंग में रहोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो औरत तुम पे भी सब चीज़ें करने की कोशिश करेगी और गॉड नोज किस पे क्या असर हो जाए। तो आप भी एक एक करके कमरा छोड़ दो, ये घर छोड़ दो। रिया बताती है कि बाकियों का उसको पता नहीं, पर वो और उसकी रूममेट सीमा वो उसी दिन अपना सामान पैक करते हैं और उसी दिन वो कमरा छोड़ देते हैं। वो उस कमरे से काफ़ी दूर मेन सिटी में एक होटल में जाके रहने लगते हैं और 5-7 दिन वहाँ पर रहते हैं जब तक उनको नया कमरा नहीं मिल जाता। जो नया कमरा मिलता है, नई बिल्डिंग मिलती है, वो बड़े ही घिचड़ पिचड़ वाले एरिया में होती है, बहुत शोर होता है, वहाँ पे शांति नहीं होती, वहाँ पे खुलापन नहीं होता, वहाँ पे बहुत कमोशन होता है। हर दिन रिया इस बिल्डिंग को मिस जरूर करती थी क्योंकि यहाँ पे उसको रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट एट वॉट कॉस्ट। वो अपनी जान से ऊपर तो किसी चीज़ को नहीं रख सकती थी ना। इसके बाद रिया अपना कोर्स कंप्लीट करती है एंड देन वापस आ जाती है मंडी। रिया बताती है कि वो अभी भी कभी कभी शिमला जाती है बिकॉज शी लव्स शिमला। उसको शिमला बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको शिमला से बहुत ज़्यादा प्यार है। पर अफसोस ये है कि शिमला के साथ उसकी इतनी डीप डार्क और बैड मेमोरी भी है ये जुड़ी हुई कि अब वो दोबारा से शिमला के उस कोने में कभी नहीं जा सकती। वो अपनी यूनिवर्सिटी भी जब जाती है ना कभी, तो उसके अंदर घबराहट, एंग्जाइटी, उसको नर्वसनेस सी फील होती है क्योंकि उसको वो सारी मेमोरीज याद आती है। उसको वो रात याद आती है जब शिवांगी अनकंट्रोल होके चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को नोच रही थी, खुद के बाल खींच रही थी। वो एक ऐसी साइड थी जो रिया बताती है कि शायद वो लाइफ लॉन्ग कभी भूल नहीं पाएगी। सो दोस्तों, ये थी रिया की हॉरर स्टोरी एंड काफ़ी स्केरी लगी मुझे, काफ़ी डरावनी थी एंड बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें थी जो मैंने खुद पिथौरागढ़ में भी अपनी आंखों से देखी हुई हैं। ये सब देवता, लोगों को पोजेशन, लोग आते थे, पोजेशन से छूटते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ें मैंने देखी हुई थी। सो आई 100% बिलीव दैट दिस स्टोरी इज ट्रू। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो एंड अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने भाई को प्यार जरूर दीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके, बाय।